अक्सर बच्चे ना मोल कंसेप्ट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। क्या सच में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोल कंसेप्ट जो है वो एक आसान टॉपिक है, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो उन्हीं गलतियों को आपको बताना है और उन गलतियों को आप किस तरीके से दूर कर सकते हो, ये सब हम इस लेक्चर में आपको सिखाएँगे। लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और लास्ट तक आप मोल कंसेप्ट पे इतनी मास्टरी पालोगे कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आसानी से सोल्व कर लोगे। तो चलिए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द बाउंड्स में। देखिए जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमें हमेशा बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल से डील करना पड़ता है, जिनको ना देखा जा सकता है, ना ही मेज़र किया जा सकता है। जैसे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है और हमें बहुत सारी रिएक्शन से डील करना पड़ता है। तो इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो आप रिएक्शन करवाना चाहते हो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ और आप अमोनिया बनाना चाहते हो। तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब केमिस्ट्री में समस्या क्या है? अगर जैसे हम बात करते हैं साइज ऑफ एटम की, एटम के साइज की बात करते हैं, तो ये होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर की रेंज में। अगर मैं मास ऑफ एटम देखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन लूँ तो उसका मास है 1.67 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। अब ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड एंड दिस कैन नॉट बी मेजर्ड, ना ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। बट अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हमें रिएक्शंस वगैरह जो करनी होती हैं वो बड़े स्केल पे करनी होती हैं, जैसे ग्राम में, किलोग्राम में। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल हैं? तो इसी समस्या को सोल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने एक काउंटिंग यूनिट जो है वो बनाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आया कि जो मोल है, मोल इज एक काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट से मतलब क्या है कि इससे हमें पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली हमें ये क्या बताती है? इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की कुछ अमाउंट में कितने पार्टिकल्स हैं वो हमें पता चलता है। यानी कि बेसिकली ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में और हमने इसको बोला है काउंटिंग यूनिट। अब काउंटिंग यूनिट का मतलब क्या है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखिए अगर मैं बात करता हूँ एक पेयर की, एक पेयर का मतलब क्या होता है? 2 आइटम्स, है ना? अगर मैं एक डज़न की बात करता हूँ, तो एक डज़न का मतलब क्या होता है? 12 आइटम्स। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मुझे एक पेयर शूज़ दे दीजिए, तो आप कितने शूज़ दोगे? 2। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक डज़न बनाना चाहिए, तो आप कितने बनाना दोगे? 12। इसी तरीके से एक होता है स्कोर। स्कोर में जो है 144 आइटम्स होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 1 स्कोर पेन चाहिए, तो आप मुझे कितने पेन दोगे? 144 पेन दोगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पेयर है, डज़न है, स्कोर हैं, ये क्या हैं? दीज़ आर काउंटिंग यूनिट्स। इनको हम काउंटिंग यूनिट्स बोल सकते हैं। अब ये बड़ा सिंपल है, आपको हर बार जैसे आप मान लो बाज़ार में बनाना लेने गए, तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे 12 बनाना दीजिए। आप क्या बोलोगे कि मुझे 1 डज़न बनाना दे दीजिए। तो इसी तरीके से जब हम मोल की बात करते हैं, तो मोल जो है उसके अंदर भी 1 पॉइंट सॉरी 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये हो सकते हैं आपके एटम्स, ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये हो सकते हैं आपके आयंस या कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज अगर वो 6.022 10 टू पावर 23 के बराबर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं 1 मोल। और इस नंबर को हम बोलते हैं अवोगैड्रोज नंबर। तो इस नंबर को बोला जाता है अवोगैड्रोज नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम 6.022 10 पावर 23 लिखेंगे तो हम उसको हमेशा Na से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 डज़न की बात करता हूँ, तो 1 डज़न में
12 आइटम्स होते हैं और वो फिक्स है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से 1 मोल जो है उसकी अमाउंट या उसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो भी हमेशा फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हम अवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट संख्या है, बदलेगी नहीं। तो इसका दूसरा नाम बन जाता है अवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो यहां तक हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल गया कि जो मोल है वो क्या है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बता रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर। तो यहां तक हमें पता चल गया कि मोल जो है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर। तो यानी कि इस मोल से हम रिलेशन बिठा सकते हैं किस किस के बीच में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली जो मोल है, मोल इज द मास्टर की, ये क्या है, एक मास्टर की है या ये एक ब्रिज है। किस किस के बीच में ब्रिज है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, मास ऑफ सब्सटेंस के बीच में और वॉल्यूम के बीच में, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो इन सब के बीच में ये रिलेशन बनाता है। तो हमें यही रिलेशन जो है ध्यान से समझनी है और यही सब जो है मोल कंसेप्ट का बेस है। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो फिर मोल कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए, जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये सॉलिड के केस में एप्लीकेबल होगा, अगर आपको कोई सॉलिड दिया है, ये लिक्विड के केस में एप्लीकेबल होगा और ये गैस के केस में एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से अगर मास की बात करें तो ये भी सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर गैसेस और वेपर्स। ठीक है जी, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि मास के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में क्या रिलेशन है और मोल से उनका क्या रिलेशन है। बस इतना सा मोल कंसेप्ट है। तो यहां तक हमने ये सीख लिया कि एक मोल जो है उसके अंदर 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ये जिक्र कर लेते हैं कि ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहां से आए, हमें कैसे पता चला। तो देखिए, इसके लिए साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है 12 आइसोटोप का कंटेन्स, उसके अंदर एग्जैक्टली कंटेन्स 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स, उसके अंदर इतने एटम्स मिले। अब इसको फिर क्या किया गया, इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया और इसके कंपैरिजन में फिर दूसरे एटम्स के अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले गए। तो ये कुछ इस तरीके से है जैसे हमें पता है कि एक केजी जो है वो क्या है, मास की यूनिट है और मास को हमने किसके साथ में कंपेयर किया था, कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ ही कंपेयर किया था। तो यहाँ पे भी हम मोल को कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से मोल की डेफिनेशन आ जाती है। तो मोल की डेफिनेशन क्या है, देखिए ये क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स as many elementary particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कहने का मतलब क्या है कि सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें उतने ही एटम्स या उतने ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हों जितने कार्बन 12 कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है उसके अंदर है। तो हमें पता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 10 टू पावर 23। अब इतने ही पार्टिकल जो हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेता हूं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स। इसी तरीके से अगर मैं
16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं तो उसके अंदर भी 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पाए जाते हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर मैं 14 ग्राम लेता हूं, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को मैंने अगर 14 ग्राम वेट किया तो उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे। तो यहां से एक हमें रिलेशन पता चल गई कि मास के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या है? ये एटॉमिक मास है या ये मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरीके से अगर मैं जैसे CO2 की बात करूं तो CO2 जो है देखिए कार्बन 12 और इसका 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 32 होता है, 44 ग्राम। अगर मैं 44 ग्राम CO2 लेता हूं तो उसके अंदर भी 44 gram of CO2 contains 6.022 10 to power 23 molecules। इसके अंदर क्या है? इतने molecules हैं। तो अब ये क्या है? ये क्या है? दिस इज मोलिकुलर मास ऑफ CO2। ये मोलिकुलर मास है। तो हमने एक बात नोट की कि चाहे एटॉमिक मास है या मोलिकुलर मास है, तो वो जो है एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स के। यानी कि एटॉमिक मास जो भी है उसके अंदर 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं। अगर मोलिकुलर मास की बात करूं तो उसके अंदर भी 6.022 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल्स होते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर होते हैं? एक मोल के अंदर। और इतने मॉलिक्यूल्स किसके अंदर होते हैं? एक मोल के अंदर। यानी कि कोई भी इतनी संख्या है वो हमेशा एक मोल के बराबर होगी। तो यहां से हमें एक रिलेशन पता चल गई कि चाहे एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि 1 मोल जो है वो किसके बराबर होगा? अगर हम बात करते हैं एटम्स की तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इन केस ऑफ एटम्स, इन केस ऑफ एटम्स, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। वो 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल किसके बराबर है? 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स के बराबर है। ये बात हमें क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं मोलिकुलर मास की तो वो भी किसके बराबर है? वो भी 1 मोल के बराबर है। और उसके अंदर क्या होता है? 6.022 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं जनरली जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन क्या है? सबसे पहला कंफ्यूजन है कि नंबर ऑफ जो मोल है वो एक रिलेशन है किस किस के बीच में? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, मास के बीच में, वॉल्यूम के बीच में। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास के बीच में, मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में एक रिलेशन बनाना आना चाहिए। वो रिलेशन अभी हम सीखेंगे। तो हमने ये भी सीखा कि एक मोल जो है वो 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। और पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स के केस में एक मोल जो है वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, जिसको हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं। और उसके अंदर 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो एक मोल मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होंगे और उसके अंदर 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं गैस की या वेपर्स की, और ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के केस में, तो ये जो कंडीशन होगी वो होगी हमेशा एसटीपी के ऊपर। एसटीपी का मतलब क्या है? कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कहीं पे गिवन है तब एक मोल जो है वो किसी भी गैस के या वेपर के मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.4 लीटर। तो ये था पहला कंफ्यूजन। तो आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब सेकंड कंफ्यूजन की बात करते हैं, कंफ्यूजन नंबर 2। तो कंफ्यूजन नंबर 2 क्या है? कंफ्यूजन बिटवीन एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। कंफ्यूजन बिटवीन एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। एटम्स और मोलिक्यूल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए,
हमने पढ़ा मैटर के बारे में और हमने ये देखा कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो एटम होता है। जब हम कुछ एटम्स को कंबाइन कर देते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। अब मॉलिक्यूल 2 तरीके का हो सकता है, मतलब 2 तरीके से बना हो सकता है। या तो उसमें सेम एटम हो, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर क्या हो? सेम काइंड ऑफ एटम्स हों। सेम काइंड ऑफ एटम्स जिसके अंदर हों। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे H2 है, Cl2 है, O2 है, Br2 है ना? एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए हम इनको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब दूसरे जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम हो, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हों। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CO2 है, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। H2SO4, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। अब ये जो हैं, ये बनाते हैं कंपाउंड्स। ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब चलो हमें ये पता चल गया। अब मेन डिफरेंस ये बचा है, फिर एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। देखिए एटम क्या है, जैसे मैं अगर बात करता हूं H2 की, तो H2 क्या है? इट इज ए मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम है। अगर मैं सिंगल एटम की बात करूं, तो वो क्या है? एटम है। यानी कि अगर सिंगल पार्टिकल है, इफ यू हैव ए सिंगल पार्टिकल, तब वो क्या है? एटम है। अगर पार्टिकल सिंगल नहीं है, मोर देन वन पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, मोर देन वन पार्टिकल, तब आप उसको बोलते हो मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको मॉलिक्यूल में और एटम में डिफरेंस पता चल गया। एटम अगर आप सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल अगर एक से ज्यादा पार्टिकल आपस में जुड़ गए हैं। और वो दो तरीके से जुड़ सकते हैं, आइदर वो आपस में जुड़ जाएं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन आपस में जुड़ के Cl2 बना दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ गया है ना? वो हेटेरोटॉमिक हो सकते हैं, जब एक से ज्यादा टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब बात करते हैं कंफ्यूजन नंबर 3। तो थर्ड कंफ्यूजन क्या है? तो थर्ड कंफ्यूजन होता है बच्चों को एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास में और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा मास लेना है? तो देखिए मास की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं पहले एटॉमिक मास की बात करता हूं, एटॉमिक मास। तो हम एटॉमिक मास को मोटा मोटा तीन पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है मास ऑफ सिंगल एटम इन ग्राम। ग्राम के अंदर किसी भी एटम का मास, एक सिंगल एटम का मास, जिसको हम एब्सोल्यूट मास भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मास। तो फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो इसका मास होता है 1.67 10 टू पावर -24 ग्राम। और ये हमें ज्यादा यूज नहीं करना है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। दूसरा मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम लिखते हैं इन यूनिट, इन एएमयू। इसको एएमयू में या यू में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दोबारा से हाइड्रोजन का मास लेता हूँ, तो हाइड्रोजन का मास जो है वो क्या है? 1 AMU है, या फिर 1 U बोल सकते हो आप इसको। और ये ही मास है जो आपके पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। थर्ड मास है मास इन ग्राम या ग्राम एटम, ग्राम एटम, या इसको भी आप एटॉमिक मास बोल सकते हो। अब ये जो है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास की जितनी ही वैल्यू रखता है, मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं समझाऊं,
तो इसका जो वैल्यू होगी, यानी कि अगर हाइड्रोजन के केस में देखूं तो ये किसके बराबर होगा, 1 ग्राम होगा। तो यानी कि ये क्या है, इट इज मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो ये क्या है, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ये ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है। तो इसकी वैल्यू क्या है, जैसे हाइड्रोजन के केस में 1 ग्राम है, तो यहाँ पे अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो 1 एएमयू है, और यहाँ पे ये 1 ग्राम है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट मतलब डिफरेंट है। मतलब कैसे डिफरेंट है, अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं तो ये है मास ऑफ ए सिंगल एटम। तो दिस इज मास ऑफ सिंगल एटम, ये सिंगल एटम का मास होता है। अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करता हूं तो ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल एटम्स के मास की बात। यानी कि आप ये बोल सकते हो मास ऑफ 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स का मास, यानी कि इतने एटम्स को इकट्ठा कर दिया जाए और उनका वजन लिया जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटम बोलते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में एटॉमिक मास कहा जा सकता है, बट यहाँ पे यूनिट क्या होगा, ग्राम। तो आई होप आपको ये एटॉमिक मास में रिलेशन समझ में आ गया है। अब एटॉमिक मास जब भी बात करेंगे तो वो एक एटम का मास होगा। अब बात कर लेते हैं मोलिकुलर मास की। तो जिस तरीके से मोलिकुलर मास को, सॉरी, एटॉमिक मास को हमने रिप्रेजेंट किया, इसी तरीके से मोलिकुलर मास को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 ही तरीके से, है ना। तो सबसे पहले है आपका एब्सोल्यूट मास, इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा है रिलेटिव एवरेज मास, जो कि किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, इन एएमयू में, ये रिप्रेजेंट किया जाता है एएमयू में। फिर थर्ड है आपका ग्राम मोलिक्यूल, या सिंपली मोलिकुलर मास, जो किसमें है, इन ग्राम। और ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ 6.022 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल्स, ये इतने मोलिक्यूल्स का मास होता है। और ये कितने मोलिक्यूल का मास है, मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास H2O है, तो H2O को मैं लिख सकता हूँ 18U। तो ये क्या है आपका, ये है रिलेटिव मोलिकुलर मास, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 ग्राम। तो जब भी आप 18 ग्राम ऐसे कुछ देखोगे तो इसका मतलब ये कितने पार्टिकल का मास है, कितने मोलिक्यूल का मास है, मास ऑफ 6.022 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल्स। और ये कितने मोलिक्यूल का मास है, ओनली मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल, ये सिर्फ एक ही मोलिक्यूल का मास है। आई थिंक आपको यहां से एक डिफरेंस समझ में आ गया। अब बड़ा सिंपल है कि एटॉमिक मास में और मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस है। देखिए, एटॉमिक मास क्या है, एटम का मास, और मोलिकुलर मास क्या है, मोलिक्यूल का मास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से H2 की बात करूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं 16 होता है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन का 16 है, इसको 16 इसमें ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे, एटॉमिक मास को ऐड करने पे जो मोलिक्यूल का मास आता है वही क्या कहलाता है, मोलिकुलर मास कहलाता है। तो दिस इज योर मोलिक्यूलर मास। और ये आपका क्या है, जो 1 है वो भी एटॉमिक मास है, और 16 क्या है, ये क्या है, दीज आर एटॉमिक मास। आई होप आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एटॉमिक मास में और मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस है। तो यूजुअली यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और आई होप अब आप इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन मोल कंसेप्ट की तरफ। तो हमने ये पढ़ा था कि मोल कंसेप्ट एक रिलेशनशिप है, तो हम वही नहीं रिलेशनशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन बतानी है। तो देखिए, अभी हम पढ़ चुके हैं कि एक मोल जो है, 1 मोल, वो किसके बराबर होता है, 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे
आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो आपके पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका होगा यूनिटरी मेथड से, दूसरा तरीका होगा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों सिखाऊँगा और बहुत ईज़ी वे में हम सीखेंगे। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6.022 10 टू पावर 23 यानी कि जो किसके बराबर है Na के बराबर। ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके पास कितना मोल होता है? दे आर कॉल्ड इक्वल टू 1 मोल। ये 1 मोल के बराबर है। अगर मुझे एक पार्टिकल में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 को किससे डिवाइड कर दूंगा? Na से। मान लो अब मेरे पास n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने बन जाएंगे? ये इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय Na। तो ये आपके पास क्या आया? ये मोल्स आया ना। तो अगर मैं इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया कि स्मॉल n जो है वो किसके बराबर है? कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na के। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, जहां पे स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स। और कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और Na आपको पता ही है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो Na जो है दैट इज अवोगाड्रो नंबर, जो किसके बराबर है? 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स के बराबर है, या मॉलिक्यूल्स के बराबर है, वट एवर यू वांट टू से। जो भी आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको लेके चलना है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 10 टू पावर 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको 6.022 10 टू पावर 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो पहले हम थोड़ा सिंपल न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, फिर जैसे जैसे हम अंदर घुसते जाएंगे तो हम बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल तक पहुंचेंगे और एक हाईएस्ट लेवल जो है वो अचीव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है। पहले मैं इसको करता हूँ यूनिटरी मेथड से, है ना। अब यूनिटरी मेथड में क्या है, आपको रिलेशन पता होनी चाहिए। रिलेशन का मतलब क्या है कि आपको क्या गिवन है, आपको क्या निकालना है। तो देखिए गिवन क्या है आपको? आपको गिवन है 6.022 10 टू पावर 20 एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। और आपको निकालना है क्या है? मोल। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अगर आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हो तो वो चीज जो गिवन है उसको लेफ्ट की तरफ रखोगे, जो निकालना है उसको राइट की तरफ रखोगे और बस सोल्व कर दोगे। तो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो उसको हम राइट की तरफ रखेंगे और जो आपको गिवन है रिलेशन में वो लेफ्ट की तरफ। सबसे पहले आपको रिलेशन पता होनी चाहिए। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन कहता है कि 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है? 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स के। ये हमको रिलेशन अच्छे से पता है। अब हमें तो एटम्स गिवन है तो इसलिए हम इसको लेफ्ट में रखेंगे। तो 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स किसके बराबर होगा? 1 मोल के। अब अगर मुझे एक एटम का निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई 6.022 10 टू पावर 23। अब हमें एटम्स गिवन है कितना? 6.022 10 टू पावर 20 गिवन है। तो इतने एटम्स कितने मोल के बराबर हो जाएगा? तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 6.022 10 टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू पावर 23। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा और ये आ गया आपका 0.001 मोल। तो ये आपका यूनिटरी मेथड था, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है 6.022 10 टू पावर 23 सॉरी 20 और डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू पावर 23। तो इसको डिवाइड किया तो अगेन 0.001 मोल आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको निकालना है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। आपको निकालना है नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स इन 22
ओके, मैं यहाँ पे इसको 2 लिख लेता हूँ। 2 मोल्स ऑफ CO2। 2 मोल्स CO2 में आपको नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालना। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड से करेंगे। तो हमें पता है कि 1 मोल जो है, 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 10 टू पावर 23। अब आप ये बताइए कि मैं यहाँ पे पीछे मॉलिक्यूल लिखूं या एटम्स लिखूं? तो दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि CO2 जो है, देखिए इसमें एक से ज्यादा एटम है, तो दिस वन इज मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है। और जब भी हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो रिलेशन मॉलिक्यूल में ही लिखना है पहले। तो आपके पास 1 मोल जो है वो किसके बराबर होगा? 10 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स के, ना कि एटम्स के। तो बस अब आपको ये पता है कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, आपको 2 मोल में निकालना है। तो 2 मोल के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2 इंटू 6.022 10 टू पावर 23, तो आपके पास आंसर आ गया 12.044 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब आपको क्योंकि इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है तो 1.022 सॉरी 1.2044 10 टू पावर कितना बन जाएगा? 24। आपको ये सिखाया था, अगर आप पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाते हो तो पावर इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उसने ये नहीं बोला कि कौन से एटम निकालने हैं, कार्बन निकालना है या ऑक्सीजन निकालना है। तो उसने सिंपली नंबर ऑफ एटम्स बोला है। फिर भी मैं आपको ऑक्सीजन और कार्बन निकाल के दिखा देता हूं। तो नंबर ऑफ कार्बन, पहले नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो हम पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर आपको कार्बन एटम्स निकालने हैं। अब आप ये देखिए कि एक CO2 जो है, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है कार्बन की? एक ही कार्बन का एटम है। एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर आ गया? इसी के तो बराबर आ गया, 1.2044 10 टू पावर 24 एटम्स। अगर आपको कोई डाउट है तो बोल सकते हो, आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की। अब ऑक्सीजन एटम्स की अगर बात करें तो ऑक्सीजन एटम्स क्या है? 2 टाइम्स है। 2 ऑक्सीजन है CO2 में। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1.2044 10 टू पावर 24, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो आपके पास आ जाएगा 2.4088 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और अगर आपको टोटल एटम्स निकालने हैं तो फिर टोटल एटम्स, देखिए एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे? 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। आई होप ये अब आप कर लोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। अब नेक्स्ट रिलेशन जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिलेशन लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, दोनों को साथ में ले लेते हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में क्या रिलेशन है, एंड मोल्स, और मोल्स के बीच में क्या रिलेशन है। इन तीनों को अब हम एक साथ ले लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक मोल जो है, एक मोल वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास के। और वो किसके बराबर होता है? 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स के। अगर हम बात किसकी कर रहे हैं? इन केस ऑफ एटम्स। अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, तो 1 मोल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? मोलिक्यूलर मास के। और उसके अंदर भी इतने ही मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर हम किसकी बात करें? मॉलिक्यूल्स की बात करें। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हम एटम्स की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। चलिए अब इन रिलेशन को ना थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक मोल और एटॉमिक मास के बीच रिलेशन, और उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो
मान लो मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ एटॉमिक मास को, जहाँ पे भी मैं एम लिखूँगा उसका मतलब होगा एटॉमिक मास। तो हमें पता है कि 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है? उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, एटॉमिक मास के। तो हमें ये पता है कि 1 एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? 1 मोल के। अगर मुझे किसमें निकालना है, मान लो डब्ल्यू ग्राम में निकालना है, क्योंकि ये किसमें है? ग्राम में है, तो डब्ल्यू ग्राम में अगर मोल निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/am इंटू में डब्ल्यू। तो ये अपना सिंपल सा फॉर्मूला बन गया यूनिटरी मेथड से, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम। तो इससे हमें क्या मिला? मोल्स मिल गया। तो यानी कि मोल निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया? देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया था, वो किसके बराबर होगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स मास इन ग्राम, तो इसको लिख सकता हूं मैं मास इन ग्राम, या फिर कई बार हम इसको ऐसे गिवन मास भी लिख सकते हैं, जो भी आपको गिवन मास है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? एटॉमिक मास। इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे भी क्या करोगे आप? तो उसमें भी क्या करोगे? मास इन ग्राम कर दोगे और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? मोलिकुलर मास कर दोगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। अब दूसरा रिलेशन ले लेते हैं मास के बीच में और नंबर ऑफ एटम्स के बीच में। तो हमें ये पता है कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास वो किसके बराबर होता है? यानी कि 1 ग्राम एटम। एटॉमिक मास जो है वो है 1 ग्राम एटम, और वो किसके बराबर होता है? 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स के। अगर हम एटम्स की बात करें, यानी कि किसके बराबर है? Na के बराबर है। अब अगर आपको डब्ल्यू ग्राम वेट दिया है, तो ये तो है एम ग्राम वेट में मान लो, और आपको अगर डब्ल्यू में निकालना है तो डब्ल्यू में क्या हो जाएगा? तो क्या करोगे आप? ये आ जाएगा Na डिवाइडेड बाय एम और इनटू में डब्ल्यू। तो ये क्या आ गया आपके पास? दिस कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां से हमने नंबर ऑफ एटम्स को निकालने का फॉर्मूला सीख लिया। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला है Na डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और इनटू में गिवन मास। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करते हो और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। सिर्फ क्या डिफरेंस होगा? नीचे एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na इनटू में गिवन मास, जो भी आपको गिवन मास है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोलिक्यूलर मास। तो बस ये अपने पास सारे फॉर्मूले अब ड्राइव हो गए हैं। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। एक 8 ग्राम हीलियम गैस में आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो इसको अगेन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है यूनिटरी मेथड से। अब यूनिटरी मेथड में देखिए, अब आपको फिर से सोचना है कि आपको क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स और आपको गिवन क्या है? मास गिवन है। मास गिवन है तो हमें एकदम से माइंड में क्लिक करना चाहिए, और पीछे देखो इसने हीलियम दिया है। हीलियम जो है वो एटम है, यानी कि हमें एटॉमिक मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच का रिलेशन देखना है। तो हमें अभी सीखा है हमने अभी कि एटॉमिक मास जो है, सॉरी, एटॉमिक मास वो किसके बराबर होता है? 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स के बराबर होता है। इतनी सी बात है। और एटॉमिक मास जो है हीलियम के केस में कितना होता है? 4 होता है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4 ग्राम एटॉमिक मास होता है हीलियम का। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैज कितने एटम्स हैं? 6.022 10 टू पावर 23
एटम्स। अब आपको निकालना कितने में है? 8 में। तो अगर 1 में निकालोगे तो आप 4 से डिवाइड कर दोगे। 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 4। 8 में निकालना है तो अब 8 मल्टीप्लाई कर दोगे। 6.022 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 8। तो आपके पास आ गया ये 212.044 10 टू पावर 23। और जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 1.2044 10 टू पावर 24 एटम्स आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास है फाइंड द फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 11 ग्राम ऑफ इट। 11 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, आपको ये निकालना है। इसके साथ ही हम कर लेते हैं आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड एक और चीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं। तो हम इसको थोड़ा सा लेंथी बना लेते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है वेट, मास गिवन है। और आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं। अब आपको पता है कि अगर CO2 की बात करें, CO2 क्या है? CO2 इज ए मोलिक्यूल। और जहां पे भी मोलिक्यूल की बात होती है तो वहां पे आपको रिलेशन किस किस के बीच में देखना है? मोलिकुलर मास के बीच में और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के बीच में। तो रिलेशन क्या है? याद करो, क्या रिलेशन था कि एक मोल जो है या मोलिकुलर मास जो है, मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास किसके बराबर है? 6.022 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल्स के। ये है। अब आपको ये पता है कि अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। यानी कि हम ये बोल सकते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज मोलिक्यूल। कितने मोलिक्यूल हैं उसके पास? 6.022 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल्स हैं। अब आपको निकालना कितने में है? 11 में। तो 1 में निकाल लोगे पहले। 1 में निकालने के लिए क्या करोगे? डिवाइड करोगे। डिवाइडेड बाय 44 इंटू में 10 रेज टू पावर 23। और आपको 11 में निकालना है तो फिर 11 मल्टीप्लाई में कर दोगे। मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड करोगे। 4 2 4 पंजे 20, 0 4 पंजे 20। तो ये लगभग इतने के बराबर आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया था आपको? आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो याद करो फॉर्मूला क्या था जल्दी से? Na डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास mm, या इसको मैं फुल लिख देता हूँ, मोलिकुलर मास, और इनटू में क्या करोगे? गिवन मास कर दोगे। यूनिट का आपको खासकर ध्यान रखना है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। ग्राम से ग्राम चला जाएगा तो नंबर आ जाएगा। जो नंबर है वो क्या है? आपका यूनिटलेस है। तो मास इन ग्राम आपको पता ही है, तो ये आपको पता है 6.022 10 टू पावर 23 होता है। गिवन मास जो है 11 है और मोलिकुलर मास कितना है? 44 है। तो सोल्व करने के बाद 1.505 10 टू पावर 23 आ गए। एक पार्ट हमारा हो गया सोल्व। सेकंड पार्ट में उसने पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब देखिए, अगर हम CO2 की बात करते हैं, CO2, तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब अगर आपको एटम्स निकालने हैं इस मॉलिक्यूल में, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो किसके बराबर आएगा? एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2 इंटू नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। बहुत आसान है। तो देखिए, अब 2 इंटू ये आ जाएगा 1.5
0.05 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो ये आ गया है 3.011 10 टू पावर 23 एटम्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2, यानी कि 11 ग्राम ऑफ CO2 में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रल एटम में वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 और ये 2 है तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 6 यानी कि 22। तो यानी कि अगर हम CO2 के एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आए हैं 11 ग्राम में। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आए हैं वो ये आए हैं। अब यहाँ पे एटम नहीं लेना है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, तो आपको मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ना कि एटम में। तो इसलिए आप ये वैल्यू नहीं ले सकते, ये क्या है? एटम्स है। तो आपको वैल्यू लेनी है मॉलिक्यूल्स वाली। तो आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएगा 22 इंटू नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास ये 22 है और आपके पास ये आया था 1.505 10 टू पावर 23। 1.505 10 टू पावर 23। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और आपके पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.018 ग्राम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब आपके पास एक वाटर की ड्रॉप है जिसका वेट है 0.018 ग्राम। तो आपको उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यूनिटरी मेथड से देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब किस किस के बीच में आपको रिलेशन चाहिए। आपको रिलेशन चाहिए नंबर ऑफ मोल्स के बीच में और मास के बीच में, यानी कि मोलिकुलर मास के बीच में। अब वाटर जो है, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में। तो ये मोलिक्यूल है, यानी कि आपको मोलिकुलर मास चाहिए, है ना? एटॉमिक मास नहीं चाहिए। तो हमें पता है कि मोलिकुलर मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। और यहाँ पे वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम। यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज मोल्स। कितने मोल होंगे? 1 ही मोल होगा। अब आपको निकालना कितने में? 0.018 में निकालना है। पहले 1 में निकाल लो, तो 1 के लिए क्या करोगे? 1/18 कर लोगे, ये इतना मोल आ जाएगा। और फिर आपको निकालना है 0.018 ग्राम में। तो ये क्या होगा? ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 इंटू में 0.018। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/1000 आ जाएगा, जो कि 0.001 मोल बन जाएगा। तो ये तो हुआ यूनिटरी मेथड से। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है तो आपको पता है एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? जो मास है, गिवन मास, यानी कि मास इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? मोलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास जो गिवन मास है वो है 0.018 डिवाइडेड बाय 18। तो ये आ गया 0.001 मोल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम एक लास्ट रिलेशन पे चलते हैं, फिर हम पूरा एक ट्रायंगल समझेंगे और ट्रायंगल के बाद हम जो है दोबारा से मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसके बाद हम पूरे मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल को वन बाय वन लेके आएंगे। तो बने रहिए। तो अब हमारा जो लास्ट रिलेशन है वो है मोलर वॉल्यूम के बीच में एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में। नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 1 मोल जो है, और सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये किसके केस में एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैसेस और वेपर्स एट एसटीपी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर। ये आपको रिलेशन याद रखनी है। अब यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं सबसे पहले। तो मान लो कि आपको गिवन पता है कि 22.4
लीटर ऑफ ए गैस जो है उसका वॉल्यूम है, सॉरी उसके पास है 1 मोल। आपको निकालना है वी में, वी वॉल्यूम में, तो 1 में पहले निकालो, तो 1 में क्या आ जाएगा, 1/22.4 लीटर। और आपको निकालना किस में है, आपको वी वॉल्यूम में, तो वी वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, वी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वी डिवाइड बाय 22.4 ये आ गया। अब ऊपर भी लीटर है, ये भी लीटर है, तो ये कट जाएगा, है ना। तो ये किस में आ जाएगा यूनिट, ये आ जाएगा मोल में। देखो याद रखना कि ये जो लीटर है ये एक्चुअल में लीटर नहीं है, इट इज लीटर पर मोल है, क्योंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है। तो मोलर वॉल्यूम क्या है, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, मोलर वॉल्यूम पहले भी बताया था। तो मोलर मोलर वॉल्यूम जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम पर यूनिट मोल है, इसलिए इसका यूनिट क्या बनेगा, लीटर पर मोल बनेगा। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाता है, मोल ऊपर चला जाता है, तो आपके पास आ जाएगा V बाय 22.4 मोल। तो आपको यूनिट बड़े ध्यान से क्लियर होने चाहिए। तो यानी कि मोल आया है तो इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यानी कि अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, जो भी गिवन वॉल्यूम है, डिवाइड बाय 22.4। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें वॉल्यूम दिया है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हमें पता है, तो 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एन ए बोल सकते हैं, यानी कि एन ए के बराबर है। अगर मुझे एक में निकालना है 1 लीटर में, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मैं इसको कर दूंगा एन ए डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अगर मुझे निकालना है वी में, तो वी वॉल्यूम में, तो वी वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, एन ए डिवाइड बाय 22.4 लीटर इंटू में वी लीटर। तो वी, सॉरी लीटर से लीटर कैंसिल, तो अपने पास फॉर्मूला आ गया एन ए डिवाइड बाय 22.4 इंटू में वी। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आया है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के बीच में, कितने वॉल्यूम में, वी वॉल्यूम में। तो अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है, मोलिक्यूल्स इन वॉल्यूम वी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन ए इंटू में वी डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी के ऊपर 11.2 लीटर गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, आपको ये निकालना है। तो पहले हम यूनिटरी मेथड से देख लेते हैं। तो आपको अब रिलेशन पता होना चाहिए किस किस के बीच में, मोलर वॉल्यूम के बीच में और मोल्स के बीच में। आपको निकालना मोल्स है, तो मोल्स को राइट की तरफ रखेंगे और लेफ्ट की तरफ क्या रखेंगे, राइट लेफ्ट की तरफ रखेंगे हम मोलर वॉल्यूम। तो हमें पता है 22.4 लीटर ऑफ गैस, O2 गैस, तो उसमें कितने मोल हैं, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। आपको एक में निकालना है तो 1/22.4, और आपको निकालना कितने में, 11.2 में। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/22.4 इंटू में 11.2 डिवाइड करके 1/2 यानी कि 0.5 मोल आ गया। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूले में हमने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो ये आता है जो भी आपको वॉल्यूम दिया है डिवाइड कर दोगे 22.4 से। तो बड़ा सिंपल था। तो ये क्या था, 11.2 डिवाइड बाय 22.4, जो क्या आ गया, 0.5 मोल आ गया। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मोलिक्यूल्स इन 44 44.8 लीटर ऑफ
CO2 एट STP। 44.8 लीटर CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको ये निकालना है एसटीपी के ऊपर। तो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड से देख लेते हैं। अब की बार आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है और आपको वॉल्यूम दिया है, तो यानी कि हमें रिलेशन चाहिए वॉल्यूम के बीच में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो देखिए यहाँ पे अब आपको पहले यूनिटरी मेथड से करना है। आपको पता है 22.4 लीटर जो है ऑफ CO2 वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 6.022 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल्स। अब आपको निकालना कितने में है, 22, आपको निकालना है 44.8 में। तो पहले एक के लिए निकाल लोगे तो 6.022 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 22.4 और इनटू में जब 44.8 के लिए निकाल लोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.2044 10 टू पावर 24 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करने हैं। अब इसके बाद हम लेके आएंगे काफी थोड़े टफ वाले क्वेश्चन, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लेके आएंगे, या सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। आज हमने जो भी सीखा तो हम उसके क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले पहले इन केस ऑफ एटम्स, एटम्स के केस में, इन केस ऑफ एटम्स 1 मोल, तो यहाँ पे 1 मोल ना लिख के मैं सिंपली मोल लिख रहा हूँ। मोल जो है, अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं, Na मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि अवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो हमें उसके अंदर जो भी मोल होगा, जितना भी मोल होगा उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो पता चल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स का हमें पता चल जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स का पता है और मोल निकालना है तो आप क्या करोगे, Na से डिवाइड कर दोगे, सिंपल बात है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया था हमारा। तो इसी से हमने क्या सीखा था कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वो किसके बराबर है, n डिवाइड बाय n। तो ये फॉर्मूला हमने सीखा था। फिर दूसरा, अगर मुझे मोल का पता है और मैं इसको मोलिक एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा हमें मास इन ग्राम। जो भी आपके पास मोल दिए हैं अगर आप उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिल जाता है मास इन ग्राम्स। अब उल्टा अगर करें, अगर हमें मास दिया है ग्राम में और उसको हम किससे डिवाइड कर दें, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। और यहीं से हमने फॉर्मूला सीखा था मोल्स निकालने का। तो वो फॉर्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब इसी तरीके से एटम के केस में अगर हमें वॉल्यूम दिया है और मैं उसको वॉल्यूम निकालना है हमें और मोल दिया है, मोल को अगर मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम आ जाता है ना। जितने भी मोल हैं अगर उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ जाएगा। अगर डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास फिर मोल आ जाएंगे। अगर मैं वॉल्यूम को डिवाइड करता हूं किससे, 22.4 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोल। और यहीं से हमने सीखा था कि मोल कैसे निकालना है। तो मोल निकालने के लिए आपने क्या सीखा था कि जो भी गिवन वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 22.4 से। तो ये हमने थर्ड फॉर्मूला सीखा था। तो यहाँ से हमने 3 फॉर्मूले सीखे और तीनों को हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से टोटल 6 फॉर्मूले या उससे ज़्यादा फॉर्मूले बन जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे कि क्या निकालना है। तो ऐसे तो 9 बन जाएंगे, आपको n निकालना है, n निकालना है, n निकालना है, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 9 फॉर्मूले आपके यहाँ से बन जाते हैं। फिर बात करते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के केस में। अब देखिए अगर मैं फिर से मोल्स की बात करता हूँ और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ Na से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो यहीं से हमने फॉर्मूला सीखा था, मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी गिवन है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे। फिर इसी तरीके से अगर मैं इसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास इन
ग्राम मिल जाएगा और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो हमें मिल जाएगा मोल्स। तो यहाँ से हमने फ़ॉर्मूला सीखा था मोल्स निकालने का, अगर मास आपको गिवन है तो, ठीक है? अगर हमें मास गिवन है तो क्या करोगे, मास गिवन या मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय कर दोगे मॉलिक्यूलर मास। अब इसी तरीके से अगर आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर इसको डिवाइड कर दोगे 22.4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। और हमने यहाँ से फ़ॉर्मूला सीखा था, मोल्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम जो भी आपको गिवन होगा इन लीटर डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे। तो ये हमारे सारे फ़ॉर्मूले यहाँ पे बन गए हैं। तो आपको ये फ़ॉर्मूले ध्यान रखने हैं और अब हम इन फ़ॉर्मूलों के बेस पे मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएँगे। थैंक यू।